और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फार्मूला प्लस न्यूमेरिकल। हम लोग सवालों को देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, वो बेस्ड होगा फोर्स पे, वर्क पावर एनर्जी पे, ग्रेविटेशन पे और कुछ क्वेश्चन मोशन के। पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा और फार्मूला भी मैंने फिर से यहाँ बाइलिंगुअल लिख दिया हुआ है। तो सबसे बेसिक फार्मूला वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा शुरुआत में जो पोजीशन होता है, यानी शुरू वाला जो स्थिति होता है और अंतिम स्थिति जो होता है, फाइनल पोजीशन होता है, उसके बीच के न्यूनतम दूरी को कहते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसे हम v माइनस यू अपॉन टी लिखते हैं। ये भी तो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। पहले v था, पहले u था, बाद में v हो गया तो चेंज आ गया v माइनस यू और उसमें टाइम से डिवाइड लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम बोले तो लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग, तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ठीक है, फोर्स इसे हम बोलते हैं एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण। मान लीजिए कि अगर मैंने ये फोर्स लिखा है और डिस्प्लेसमेंट ये है तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल ही थीटा है। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। प्रेशर यानी कि दाब, फोर्स अपॉन एरिया। अगला है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर बटे 2m। पी क्या है? ये है मोमेंटम। और ग्रुप डी में अब तक मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा प्रश्न आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, उसके बाद फोर्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक्सेलरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबसे ज्यादा। तो आज का जो ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो न्यूमेरिकल देखेंगे, ये समझिए कि आपके एग्जाम में इसी तरह का न्यूमेरिकल आने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। पावर होता है वर्क बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम। आप देख लेना सवाल में किस तरह से दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 मास, m2 मास और r हो गया दोनों मास के बीच का डिस्टेंस और g होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वेट होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी मास इंटू जी। ठीक है, तो भार और द्रव्यमान ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है जी एम बटे में आर स्क्वायर और बराबर एफ बाई एम। एफ क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये है मास। यानी अगर आपको किसी भी प्लेनेट का जी चाहिए तो आप क्या करेंगे? जी लिखेंगे कैपिटल जी, ये तो हर प्लेनेट पे सेम ही होता है। उस प्लेनेट का द्रव्यमान लिखेंगे और बट्टे में भाग लगा देंगे उस प्लेनेट का जो रेडियस होगा उसके स्क्वायर से, तो हमें उस प्लेनेट का जी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है ये फॉर्मूला। चलिए अब प्रश्न करते हैं। बोला गया है एक एथलीट 200 मीटर व्यास वाले गोलाकार पथ पर आधी चक्कर पूरा करता है, उसका विस्थापन क्या होगा? अब एक गोलाकार पथ है, उसका डायमीटर दे रखा है 200 मीटर। मान लीजिए ये यहां से चलना स्टार्ट किया और आधी चक्कर के बाद ये कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। पहले ए पे था, अब बी पे चला गया। तो पूछा है कि विस्थापन क्या होगा? विस्थापन ये होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के न्यूनतम दूरी को, लिस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं विस्थापन। तो ये इस पाथ को फॉलो किया, इस पाथ से चल कर गया, लेकिन जब हम इस पाथ को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 314। कैसे? अगर पूरे पाथ पर चलता तो डिस्टेंस कितना आता? पूरे पाथ पर चलता तो डिस्टेंस आता 2πr, लेकिन ये आधे पाथ पर चला है तो ये πr हो जाएगा। पाई का मान 3.14 और r का मान कितना हो जाएगा? r होता है व्यास का आधा, तो 200 का आधा 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 314। और a से डायरेक्ट अगर हम b पे जाएं इस डायमीटर के अलोंग तो ये आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है, तो 314 मीटर यहाँ डिस्टेंस होगा और 200 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर लीस्ट डिस्टेंस बोल दें। तो आपसे सवाल में डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको बताना है तो आप जिस पाथ को वो कवर किया है, जिस पाथ पे होके चला है, उसका लेंथ आपको बताना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट बता दे तो बस आप ये देख ले इनिशियल पोजीशन कहाँ है, फाइनल कहाँ है और उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ वेलोसिटी पूछ देता तो क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट 200 आया है ना, इसमें टाइम से भाग लगा देते। अगर ये कहता है कि आधी चक्कर लगाने के बाद आधी चक्कर को वो 5 सेकंड में पूरा किया है या 5 मिनट में पूरा किया है, जो भी टाइम हो, तो उसका वेलोसिटी क्या रहा होगा? तो क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट में टाइम से भाग लगाते हैं, वेलोसिटी आ जाता। तो 200 मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल देखिए, एक खिलौना कार 5 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड त्वरित हो जाती है, इसकी त्वरण क्या है?
यानी कि वेलोसिटी में चेंज करता है 5 सेकंड में वेलोसिटी को चेंज करता है 3 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, ये 2 नंबर आप फॉर्मूला देखिए, इसी पे बेस्ड है ये, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लिखते हैं v माइनस यू और बटे में टाइम। v कितना है, v है 5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड u है और टाइम है 5। तो ये 2/5 बराबर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हमें दे रखा है 20 न्यूटन का एक बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ये बल करता है, तो उसमें त्वरण क्या उत्पन्न होगा। स्थिति में जब परिवर्तन हुआ यानी वेलोसिटी में चेंज हुआ, जब उस पर फोर्स लगा तो त्वरण उत्पन्न हुआ। तो त्वरण क्या होगा अगर उसका द्रव्यमान 200 ग्राम है। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है फोर्स 20 न्यूटन, हमें दे रखा है द्रव्यमान 200 ग्राम, हमसे पूछ दिया है एक्सेलरेशन। तो आप 3rd नंबर फॉर्मूले को देखें, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है ये सवाल। और रिलेशन होता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास, फोर्स हमें दे रखा है 20 न्यूटन, मास हमें दे रखा है 200 ग्राम और एक्सेलरेशन हमसे पूछा है। तो ए हो जाएगा 20 बट्टे में 200 न्यूटन, 0 से 0 खत्म और ये हो जाएगा 10 टाइम्स कैंसिल आउट, तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें सारा आंसर एसआई यूनिट में दिया हुआ है, तो जब भी हम सवाल को बनाएंगे तो सारे के सारे यूनिट को, सारे के सारे क्वांटिटी को एसआई यूनिट में पुट करेंगे, तभी जाकर हमारा लास्ट आंसर एसआई यूनिट में निकल करके आएगा। तो गलती कहाँ था, 200 ग्राम को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, क्योंकि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, मास का एसआई यूनिट हम केजी लेंगे, ग्राम नहीं। तो ये 0.2 केजी ये हो जाएगा हमारा मास। अब हम यहाँ से लिखेंगे त्वरण बराबर बल बट्टे में मास। बल कितना है, फोर्स कितना है 20 न्यूटन और मास हो गया 0.2। तो यहाँ से पॉइंट खत्म करेंगे, ऊपर 1 0, तो ये 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो यूनिट का भी वो ख्याल रखना है कि किसको किस यूनिट में पुट करना है। अगला सवाल है, 500 ग्राम की एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर इसका संवेग क्या होगा। तो संवेग बराबर होता है मास और इंटू में वेलोसिटी। तो ये 4 नंबर फॉर्मूला देखिए आप, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। देखिए उच्चतम बिंदु पर इसका संवेग क्या होगा, तो मास तो हमें दे रखा है 500 ग्राम। ठीक है, तो 500 ग्राम इसे हम फिर से केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से भाग लगाकर। अब उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी क्या होगा, जब भी आप जमीन से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो जब ये उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है यानी कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो वेलोसिटी 0 हो जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, उच्चतम बिंदु पर जाने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाता है। अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो संवेग 0 हो जाएगा। तो डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपको जो ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, 2 केजी के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, पिस्टल के पीछे हटने का वेग क्या होगी। मतलब कि अगर ये एक गन है, ये एक गन है, इससे क्या हुआ, एक बुलेट को फायर किया गया। मान लीजिए ये बुलेट इस स्पीड से गया, छोटा वाला वी है ये। ठीक है, तो ये वी स्पीड से गया तो क्या होगा, गन क्या होगा, पीछे की तरफ भागेगा। तो इसका वेलोसिटी मैंने बड़ा वाला वी मान लिया। बुलेट का मास दिया हुआ है और गन का भी मास दिया हुआ है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक तो संवेग संरक्षण यानी मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा न्यूटन का जो 3rd लॉ है, न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखें, क्योंकि अगर आप वैसे बनाएंगे तो थोड़ा हो सकता है आप गलत भी कर दें और साथ में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। तो आप क्या करें, डायरेक्ट याद रखें कि जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होता है, बुलेट आगे जाएगा, गन पीछे की तरफ जाएगा, न्यूटन का 3rd लॉ ये कहता है। तो गन किस स्पीड से पीछे जाएगा ये बताने के लिए हम करते हैं माइनस बुलेट का द्रव्यमान, बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी और बट्टे में गन का मास। बस ये याद रखना है आपको। ये वेलोसिटी हो गया गन का, मतलब बुलेट के मास में बुलेट के वेलोसिटी से गुना करके भाग लगा दें गन के मास से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, बुलेट का मास 20 ग्राम दे रखा है, इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 केजी आएगा। वेलोसिटी दे रखा है 150 मीटर पर सेकंड, 150 मैंने यहाँ लिख दिया। गन का मास दे रखा है 2 केजी।
2 से हम इसे कैंसल आउट करेंगे तो 0.01 हो जाएगा ये, और ये बराबर में निकल कर आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। देखिए -1.5 मीटर पर सेकेंड आया है। नेगेटिव साइन हमें बस ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन गया है, मतलब जिस डायरेक्शन में बुलेट का वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन का वेलोसिटी है, ये हमें माइनस बताता है। तो सवाल में हमें ऑलरेडी कह दिया है कि पिस्टल के पीछे हटने का वेग क्या होगा, यानी सवाल में हमें ऑलरेडी डायरेक्शन के बारे में बोल दिया गया है कि गन क्या है, पीछे की तरफ भाग रहा है, यानी कि सवाल में हमें ऑलरेडी माइनस लगा दिया है। तो इसीलिए जब हम आंसर देंगे ना तो माइनस हटा कर देंगे, तो 1.5 मीटर पर सेकंड हमारा जवाब हो जाएगा। अगर सवाल में ये ना कहता कि पिस्टल के पीछे हटने का वेग क्या है, रिक्वाइल वेलोसिटी क्या है, सिर्फ ये पूछता कि गन की वेलोसिटी क्या है, तब हमारा आंसर ऑप्शन में एक ये भी होता है -1.5 मीटर पर सेकेंड। तब हमें ये क्लियर करना होता कि भाई -1.5 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी कि गन की जो वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब हमें ये मेंशन करना होता। लेकिन सवाल में हमें ऑलरेडी बोल दिया है कि रिक्वाइल वेलोसिटी, पीछे हटने की वेलोसिटी क्या है, यानी कि डायरेक्शन वो ऑलरेडी दे दिया है सवाल ने। तो इसीलिए सिर्फ ऑप्शन में आपको मैग्नीट्यूड दिख रहा है, डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, माइनस साइन नहीं दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिए, 2 न्यूटन बल 3 मीटर विस्थापन के लिए कार्य क्या होगी? बल और विस्थापन के बीच का कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो वर्क बराबर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, वर्क बराबर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। याद रखना आप कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो वर्क हो जाता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो वर्क हो जाता है 0। थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए तो वर्क हो जाता है -F इंटू एस, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यानी कि थीटा क्या है, 180 डिग्री है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो आपको पता ही है। वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसके बावजूद भी वर्क 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये ध्यान में रखना आपको। हमारे केस में थीटा कितना दे रखा है? हमारे केस में थीटा 60 डिग्री दे रखा है। चलिए बनाते हैं सवाल को। वर्क बराबर फोर्स हमें 2 न्यूटन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर दे रखा है, और cos 60 हो जाएगा 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 यहाँ 2 न्यूटन, ये मीटर में है, तो 3 न्यूटन मीटर हमारा जवाब हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिए, 3 जूल दे रखा है। अब जूल में भी आंसर दे रखा है तो वर्क को तो हम जूल में ही बताते हैं। सारे के सारे मैंने एसआई यूनिट पुट किया है तो आंसर भी जूल में सही हो सकता है। ये भी एसआई यूनिट ही है, 3 न्यूटन मीटर और 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऑल ऑफ द एबव। अब ऑल ऑफ द एबव भी है तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब कैसे होगा ये देख लो आप, ये तो आपको दिख रहा है 2 न्यूटन 3 मीटर, इसको गुना करेंगे तो 3 न्यूटन मीटर सही हो जाएगा। 3 न्यूटन मीटर तो हमारा सही है और 3 जूल भी हमारा सही है। सारे के सारे मैंने एसआई यूनिट पुट किए हुए हैं तो जूल भी तो एसआई यूनिट होता है, तो ये भी सही है। अब 3 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये कैसे हो गया ये देखिए, 3 न्यूटन मीटर है और न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का है, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए हम यहाँ केजी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन के लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन के जगह पर हम ये लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर एक ऑलरेडी है तो ये भी हो जाएगा गुने में मीटर, तो 3 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आपको यूनिट इसमें से किसी भी तरीके से दिया जा सकता है और ये सब एसआई यूनिट में ही दिया हुआ है, ठीक है। ये बात अलग होता है कि हम 3 न्यूटन मीटर को 1 जूल 3 न्यूटन मीटर को 3 जूल भी बोल सकते हैं। तो ये जो सवाल था हमारा 5 नंबर फॉर्मूले पे बेस्ड था। अगला सवाल देखिए, एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है, लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 kg है, इसकी विमाएं ये दे रखा है। लकड़ी के गुटके द्वारा मेज पर लगने वाला दाब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा अगर इसे इस डायमेंशन वाली सरफेस पर रखा गया है। ये सवाल बोल रहा है, मान लीजिए कि अगर ये एक मेज है, ठीक है, इस पे एक लकड़ी का गुटका रखा गया है, तो लकड़ी का गुटका का द्रव्यमान हमें दे रखा है 5, मास दे रखा है 5। तो पूछा है कि ये लकड़ी का गुटका इस मेज पे कितना प्रेशर डालेगा, और ये जो लकड़ी का गुटका रखा गया है और ये जितना भी सतह ले रहा है इस पे, उसका डायमेंशन दे रखा है हमें 20 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये एरिया है 20 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे हम मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 20 × 10 बट्टे में 100 × 100 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया तो हमें दिख गया कि ये होगा, फोर्स कितना होगा, फोर्स क्या होगा, ये जो गुटका है इस टेबल पे फोर्स लगाता है नीचे की तरफ mg, जो इसका भार होगा वही उसका फोर्स होगा,
mg। m कितना है 5, g कितना है 10, और ये एरिया से जब हम भाग लगाएंगे तो ये 100 गुने 100 ऊपर की तरफ जाएगा और ये 20 गुने 10 नीचे की तरफ आएगा। 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, 5 से मैं इस 20 को काटता हूँ 4 टाइम्स, और 4 से मैं इस 100 को काटता हूँ 25 टाइम्स। तो 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा जवाब होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान में ये रखना होता है कि जब हम प्रेशर निकालते हैं फोर्स अपॉन एरिया से, तो हम एरिया वो वाला पार्ट लेते हैं जो कि कांटेक्ट में है, जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है। जैसे कि इस टेबल पे अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो एरिया हम वो डालेंगे जो एरिया इस पे फोर्स लगा रहा है। जो एरिया फोर्स नहीं लगा रहा है उसे हम नहीं डालते हैं। अगला सवाल है, एक कार की गतिज ऊर्जा 3000 जूल है। अगर कार की चाल दुगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा पे तो बहुत सारा सवाल पूछा गया है अब तक। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये आप 7 नंबर फॉर्मूले को देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। पी क्या है? मोमेंटम है। तो आप यहां देखें कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। इसका मतलब यह हुआ कि अगर v को डबल करेगा तो काइनेटिक एनर्जी पहले के 2 के स्क्वायर के टाइम्स हो जाएगा। मान लीजिए अगर इसे ट्रिपल करता तो काइनेटिक एनर्जी पहले के 3 के स्क्वायर के टाइम्स हो जाता, यानी जितना काइनेटिक एनर्जी पहले है उसमें 3 स्क्वायर से गुना हो जाता, इसमें 2 स्क्वायर से गुना हो जाता। तो ऐसे आपको बनाना पड़ता है इस सवाल को। तो चाल दुगुनी कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पहले के 2 के स्क्वायर के टाइम्स हो जाएगा। पहले कितना है 3000 जूल है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 के स्क्वायर से गुना करेंगे, यानी 4 से गुना करेंगे तो 12000 जूल हमारा आंसर आएगा। अब इसमें हम 1000 से भाग लगाएंगे तो किलो जूल में हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 किलो जूल हमारा सही जवाब होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर सवाल में मोमेंटम दे रखा होता, मास दे रखा होता, तब भी हम काइनेटिक एनर्जी बता देते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके पी स्क्वायर बाई 2m। अगला सवाल है कि एक पेड़ है ऐसे, इस पे एक फल लटका हुआ है। जमीन से इस फल का हाइट दे रखा है 10 मीटर और इस फल के पास पोटेंशियल एनर्जी है 200 जूल। पूछा है कि फल का द्रव्यमान क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ठीक है, इस पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर हम mgh लिख सकते हैं और ये हमें दे रखा है 200 जूल। मास तो हमें निकालना है। g का मान 10 लेता हूं, h का मान 10 दिया हुआ है और ये बराबर 200, तो मास बराबर हो जाएगा 2 kg। 2 kg हमारा सही आंसर है। अब आप में से कुछ ये सोचेंगे कि g का मान मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिया है जबकि वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है सरफेस पे। मैं यहाँ बस अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लेता हूँ और दूसरा कोई रीजन नहीं है। अगर आपको सवाल में नहीं दिया हो कि g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है तब आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। जब तक सवाल में ना दिया हो आपको 9.8 ही लेना है, 10 नहीं लेना है। जब भी सवाल चाहेगा कि आप 10 लें तो आपको ब्रैकेट में लिख देगा, सवाल खत्म होगा उसके ब्रैकेट में लिख देगा कि जी का मान ये लेना है। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखा है मतलब 9.8 ही आपको डालना होगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। अगला सवाल है 10 सेकंड में 100 जूल विद्युत ऊर्जा खपत करती है एक बल्ब, तो इसकी शक्ति क्या है। ठीक है, तो पावर बराबर देख लें आप, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम बराबर एनर्जी अपॉन टाइम, जो भी सवाल में दिया हो। पावर हमसे पूछा है, हमें एनर्जी दे रखा है कितना 100 जूल, टाइम दे रखा है कितना 10 सेकंड। याद रखना है आपको, एनर्जी को हमेशा जूल में डालेंगे और टाइम को हमेशा सेकंड में डालेंगे, मिनट में आवर में नहीं डालना है, क्योंकि हमारा सारा आंसर वाट में दिया हुआ है, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। तो सारे क्वांटिटी हम ऐसा यूनिट में ही पुट करेंगे और सवाल में सारे यूनिट ऐसा यूनिट ही दिए हुए हैं, तो कोई टेंशन है नहीं। तो ये 10 वाट हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर है। ये था सवाल 9 नंबर फॉर्मूले पे, पावर बराबर वर्क और एनर्जी अपॉन टाइम। अगला सवाल है कि 2 मासेस दे रखा है, ये एक है 80 किलोग्राम का और एक है 50 किलोग्राम का। इस दोनों के बीच का दूरी है 2 मीटर। बोला है कि दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला देख ले आप 10 नंबर फॉर्मूले में, Gm1m2/r²। जी आप देख लें सवाल में उत्तर में जी के टर्म में दिया हुआ है, तो जी का मान हम यहाँ नहीं डालेंगे, जो कि जी का मान क्या होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये मान नहीं डालेंगे क्योंकि जी के टर्म में ही हमें आंसर देना है। मास दे रखा है 80 किलोग्राम, हमें मास केजी में ही डालना पड़ेगा और केजी में दिया हुआ है। तो 80 किलोग्राम गुने 50 किलोग्राम और बट्टे में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, देख लें आप r²।
तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा g गुने में ये हो जाएगा 4000 बट्टे में 4। अगला है एक वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है, एक वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास दे रखा है 60 kg। चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा? तो भाई भार का फॉर्मूला तो यही होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, mg होता है। अब 60 kg हमें मास दे रखा है और g का मान हमें पता है। g का मान क्या पता होता है कि मून पे g का मान होता है, अर्थ पे जो g का मान होता है उसका 1/6। तो अर्थ पे मैं 10 लेता हूं तो चंद्रमा पे हो जाएगा 10/6। तो ये 100 न्यूटन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी हमारा राइट आंसर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मून पे जी का मान, अर्थ पे जो जी का मान होता है उसके 1/6 होता है। मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सरफेस पे। तो ये 11 नंबर पे हमारा ये सवाल था। अगला सवाल है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल और पदार्थ का द्रव्यमान 10 न्यूटन और 5 किलोग्राम है, मतलब कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10 न्यूटन है और मास दे रखा है 5 kg, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पूछा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। याद रखना है आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ नहीं होता है, जो स्मॉल जी होता है ना, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसका फॉर्मूला आप देख लें यहाँ, g बराबर gm/r² और बराबर f/m होता है। तो आपको सवाल में f और m पता है तो हम f/m ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड देखकर आपको घबराना नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड बोले यानी कि आपको स्मॉल जी के बारे में बात कर रहा है। फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन, मास दे रखा है 5 यानी कि 2 न्यूटन पर केजी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये न्यूटन में है, ये केजी में है, तो 2 न्यूटन पर केजी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर है। तो ये था पार्ट 2। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, और यूजफुल लगा आपको तो अपने फ्रेंड से शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। साथ में दबाएं बेल आइकन हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।